हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने चैप्टर नंबर 10 में दिया है, क्लियर है। और इससे जो है हर साल अप्रॉक्स 2 to 3 क्वेश्चन हर साल नीट एग्जाम या अदर मेडिकल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो उसके अनुसार से ये चैप्टर जो है हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है किसी भी तरह के एग्जाम देने के लिए। तो हम लोग पहले इस चैप्टर के मीनिंग को समझते हैं कि ये चैप्टर रियली वे में कहना क्या चाहता है और इसका क्या मतलब है। तो इस चैप्टर का पहला जो हेडिंग बोल रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, मतलब होता है कि जो सेल है, सेल जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है और तभी जाके उसका साइकिल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। साइकिल करने का मतलब कि जैसे जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे आके क्या करना है, ख़त्म करना है, क्लियर है। तो आप ऐसे समझिए कि सेल को आप एक घर मानिए, सेल को आपको क्या मानना है, एक घर मानना है। अब क्या करना है, एक घर से आपको दो घर बनाना है। मतलब मान लीजिए कि सेल जो है एक था, तो एक सेल से हमको 2 सेल बनाना है, क्लियर है, या 2 से या 4 बनाना है। तो आप ऐसे कीजिए कि आपको एक घर से 2 घर बनाना है, क्लियर है। तो उस घर को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है कि उस घर को बनाने के लिए हमको वो सारे कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा जो हमने फर्स्ट घर को बनाने के लिए यूज किया था, क्लियर है। तो उस कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, उस कंपोनेंट्स को पहले लेके आएंगे और तभी जाके हम घर बनाने का क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, क्लियर है। तो इसी टर्म्स को समझते हुए आप यहाँ के टर्म्स को समझना स्टार्ट कीजिए। जैसे सेल साइकिल जो है वह 2 भाग में डिवाइड है। पहला भाग है इंटरफेज, क्लियर है, और दूसरा भाग है मल्टीप्लिकेशन फेज, क्लियर है। अब यहाँ पे बात है कि जो इंटरफेज है इसको प्रिपरेशन फेज के भी नाम से जाना जाता है और इसी को रेस्टिंग फेज के भी नाम से जाना जाता है। मल्टीप्लिकेशन फेज को एम फेज के भी नाम से जाना जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि सेल जो है, जो सेल है वह जब एक सेल से जब दूसरे सेल में कन्वर्ट होता है तब सबसे पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। पहले अपने आप को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। और जब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा दूसरा सेल बनाने के लिए, तब ये किस फेज में इंटर करेगा, एम फेज में, मल्टीप्लिकेशन फेज में। तो उसी फेज के अनुसार से यहाँ पे इसको बोला गया है प्रिपरेशन फेज। प्रिपरेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करना, बनाना। तो पहले सेल क्या करेगा, वो सारे कंपोनेंट्स को बनाएगा जो कंपोनेंट्स पहले के सेल में क्या थे, अवेलेबल थे। जैसे मान लीजिए कि आपका एक घर था, तो पहले घर में क्या था, फ्रिज था, मेनली मान लीजिए उसमें टेलीविज़न था, कंप्यूटर्स था, बहुत सारे और भी अदर कंपोनेंट्स थे। तो वो सारे चीज़ आपको खरीदना पड़ेगा। वो सारे चीज़ जब आप लेके आ जाइएगा तभी ना आप दूसरे घर में उसमें पूरी तरह से बोल सकते हैं कि जो ये पहला घर था वो दूसरे घर के एकदम बराबर था, ठीक है। तो पहला जो फेज है प्रिपरेशन फेज, इसको रेस्टिंग फेज के भी नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरफेज को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो किस किस नाम से जाना जाएगा, या तो प्रिपरेशन फेज के नाम से जाना जाएगा या फिर रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाएगा। रेस्टिंग फेज कहने का क्या मतलब है? रेस्टिंग फेज कहने का मतलब होता है कि सेल जो है जब ये डिवाइड करता है तो इसका सबसे ज़्यादा जो टाइम है वह इसके इंटरफेज में चला जाता है। मतलब सेल अपने आप को 24 आवर्स अपने आप को डबल करता है, इसमें से इंटरफेज जो है वह 23 घंटा ले लेता है। 23 आवर इसमें लगता है और मेनली जो है 1 आवर जो है वो किस में लगता है, मल्टीप्लिकेशन फेज में। मतलब सेल का जो साइकिल है उसमें सबसे बड़ा टाइम किस में चला जाता है, उसके इंटरफेज में चला जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। ये फेज काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी स्लो होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, रेस्टिंग फेज। अब जो है इसके फिर से सब डिवीज़न है, 3 सब डिवीज़न है। पहला है G1 फेज, जिसको हम लोग गैप 1 फेज के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है S फेज, जिसको सिंथेटिक फेज के भी नाम से जाना जाता है। और तीसरा है G2 फेज, जिसको गैप 2 फेज के नाम से जाना जाता है। ये सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि ये सारे टर्म्स का क्या मीनिंग है, सारे टर्म्स हम लोग के सेल के अंदर कैसे कैसे वर्क करते हैं और किस फेज का क्या मतलब होता है। बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग फिर से आते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसको हम लोग M फेज के नाम से जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज का 2 फेज है, जिसको कैरोकाइनेसिस एक को बोलते हैं हम लोग, दूसरा को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरोकाइनेसिस का अगर मतलब यहाँ से पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, कैरोकाइनेसिस का मतलब होता है यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कैरियोकाइनेसिस।
यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का यदि मतलब आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलना है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, और जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो उसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। कैरियोकाइनेसिस का फिर से सब डिवीजन है, जिसको 4 भाग में हम लोग बांटे हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और लास्ट है टेलोफेज। ये सारे टर्म्स को हम लोग को पूरा डिटेल में समझना है। उसके बाद है नेक्स्ट हम लोग का सेकेंड जो है वो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को हम लोग फिर से 2 भाग में बांटे हैं, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। साइटोकाइनेसिस जो प्लांट में होगा वो होगा सेल प्लेट फॉर्मेशंस। सेल प्लेट कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि एक सेल है, जैसे एक प्लांट सेल है तो यहाँ पे एक सेल प्लेट बनेगा और फिर यहाँ से दूसरा सेल स्टार्ट होगा, तो हम लोग यहाँ इसको क्या बोलेंगे, सेल प्लेट। बात क्लियर है। लेकिन जो एनिमल सेल में डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का वो होगा क्लीवेज फॉर्मेशन या फ्यूरो फॉर्मेशन। फ्यूरो फॉर्मेशन मतलब होता है गड्ढा। जैसे मान लीजिए कि एक सेल है तो ये अपने आप को इस तरह से डिवाइड करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूरो फॉर्मेशंस या क्लीवेज फॉर्मेशंस। मतलब कि जैसे मान लीजिए सेल जो है वो इस तरह से गड्ढा बनाएगा और तभी जाकर उसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, क्लीवेज फॉर्मेशंस। तो साइटोकाइनेसिस मेनली होता है 2 प्रोसेस के द्वारा, एक प्लांट में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशंस और एनिमल में होगा फ्यूरो फॉर्मेशंस के द्वारा या क्लीवेज फॉर्मेशंस के द्वारा। अब बात आता है कि जो सेल है वो इसके अलावा भी कोई फेज हो सकता है क्या, मेन बात यहाँ पे है। तो एक फेज जी हाँ और हो सकता है, और वो है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज या G0 फेज के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्यूसेंट स्टेज के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्यूसेंट स्टेज के भी नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात समझना है कि ये G0 फेज या क्यूसेंट स्टेज होता क्या है। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है, क्लियर है, सेल जो है वह डिवाइड करने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो सेल जो है वो अपना डिवीज़न कैपेसिटी लॉस कर देता है। वो अपना डिवीज़न कैपेसिटी लॉस कर दे, छोड़ दे, तो उस तरह के फेज को हम लोग बोलते हैं G0 फेज या क्यूसेंट स्टेज। अब यहाँ पे बात आता है कि ये डिवीज़न करना क्यों छोड़ा। जैसे बात है कि सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या चीज़ का इसको कमी हो गया कि अपना डिवीज़न कैपेसिटी छोड़ देगा, बोलेगा कि भाई अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो समझना है कि इसमें जो डिवाइडिंग फैक्टर होता है, वो होता है माइटोजन एंजाइम। ये माइटोजन एंजाइम का इसके पास क्या हो जाता है, स्कार्सिटी हो जाता है, कमी हो जाता है। और यदि सेल के पास माइटोजन का स्कार्सिटी हो जाए, कमी हो जाए, तो सेल अपना डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर देगा और वो किस स्टेज में चला जाएगा, G0 फेज में चला जाएगा और एकदम शून्य बैठ जाएगा। वो डिवाइड करना अपना क्या करेगा, छोड़ देगा। तो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो कोई सेल है वो किस कारणवश, किसके स्कार्सिटी के कारण वो अपना डिवीजन कैपेसिटी लॉस करता है, तो आप क्या टिक मारिएगा, वहाँ पे माइटोजन एंजाइम के कारण। ये एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम वो सारे कंपोनेंट को सिंथेसाइज करता है जो एक नया सेल को बनाने के लिए क्या है, जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि इस एंजाइम का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करना, फैटी सबस्टांस को सिंथेसाइज करना, सारे सेल ऑर्गेनेल को सिंथेसाइज करना, एनर्जी को सिंथेसाइज करना। ये सारे कंपोनेंट इस एंजाइम की हेल्प से सिंथेसाइज होंगे, लेकिन ये सेल में रहेंगे ही नहीं, तो वो सेल क्या करेगा, अपना डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर देगा और किस फेज में चला जाएगा, मेनली चला जाएगा या G0 फेज में। तो हम लोग यहाँ पे ये सेल के सारे कंडीशंस को समझ चुके हैं कि हम लोग ने देखा कि सेल साइकिल को हम लोग ने 2 भाग में बांटा। पहला इंटरफेज और दूसरा फेज था मल्टीप्लिकेशन या एम फेज। हम लोग इसमें इसको और 2 नाम से जाने, प्रिपरेशन फेज और रेस्टिंग फेज। इसका मतलब था कि जो सेल जो था यदि 24 आवर में रेप्लिकेट कर रहा है तो उसमें अप्रॉक्स 23 आवर जो होते हैं वो इंटरफेज में चले जाते हैं, एक ही आवर में ये फेज कंप्लीट हो जाता है।
अब इधर में हम लोगों ने इसको फिर से सब डिवाइड किया 3 फेज में, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज गैप 1 फेज के नाम से जाना जाता है, S फेज सिंथेटिक फेज और G2 फेज मतलब गैप 2 फेज। इसके बीच में एक और फेज था जिसको हम लोग G0 फेज बोले, जिसको क्यूसेंट स्टेज के नाम से जाना जाता है। ये जो सेल है ये अपना डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर दे क्योंकि इसमें माइटोजन एंजाइम का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। इसके बाद था कैरोकाइनेसिस, इसके फिर से 4 डिवीजन है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। उसके बाद फिर से साइटोकाइनेसिस डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल। प्लांट्स में होगा तो वो मेनली सेल प्लेट फॉर्मेट करेगा और यदि एनिमल्स में हो गया तो वो क्लीवेज फॉर्मेशन या फ्यूरो फॉर्मेशन के द्वारा होगा। अब ये सारे चीज़ को जो भी यहाँ टर्म्स दिख रहा है, ये सारे टर्म्स को हम लोग को एक सेल साइकिल में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है और देखना है कि ये सारे फेज जो है वो सेल में कैसे कैसे दिखते हैं और ये सारे फेज जो है वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। ये सारे फेज का क्या फंक्शन है हम लोग के सेल के अंदर, वो अब हम लोग देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो सारे टर्म्स थे, जो हमने जो ग्राफ बनाया था, वो सारे टर्म्स को हमने एक सेल साइकिल में रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है। इसमें आप सारे टर्म्स को समझ सकते हैं। जैसे हम लोग का जो फर्स्ट था इंटरफेज, उसमें G0 फेज था, G1 फेज था, S फेज था जिसको हमने सिंथेटिक फेज बोला था, उसके बाद G2 फेज था। यहाँ तक जो था हम लोग का कौन सा फेज था, इंटरफेज था। तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि जो हम लोग का सेल का जो साइकिल है उसमें बहुत बड़ा स्पेस जो है वो किस में चला गया है, इंटरफेज में। मतलब सेल का जो 90% स्पेस जो होता है वो किस में कंप्लीट होता है, मेनली कंप्लीट होता है हम लोग का इंटरफेज में। मतलब 90% जो स्पेस यहाँ पे कंप्लीट होता है किस में होगा, इंटरफेज में। इसीलिए इसको कौन सा फेज कहा गया था, रेस्टिंग फेज। मतलब ये काफी स्लो स्टेप होता है ये, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफी स्लो स्टेप है। और जो एम फेज है जिसको हमने मल्टीप्लिकेशन फेज बोला था, वो फेज जो है काफी कम स्पेस को लिया है। मतलब जो सेल का काफी कम ड्यूरेशन जो होता है वो किस में लगता है, एम फेज या मल्टीप्लिकेशन फेज में। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स को यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन, G0 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। उसके बाद हम लोग का यहाँ से जो यहाँ तक का फेज था, जो यहाँ से यहाँ तक का फेज था, ये हम लोग का कौन सा फेज था, ये था हम लोग का कैरियोकाइनेसिस फेज। कैरियोकाइनेसिस जो था वो हम लोग का यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा। जो यहाँ से यहाँ तक का फेज दिख रहा है वो क्या चीज में जाएगा, कैरियोकाइनेसिस में, जिसको हमने फिर से सब डिवाइड किया था 4 फेज में, जिसको हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज बोले थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये 4 फेज किसका हुआ, मेनली हम लोग का हुआ कैरियोकाइनेसिस का। और इसके बाद था साइटोकाइनेसिस, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा और फिर G0 फेज है। मतलब सेल के अंदर जो है यही सारे टर्म्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे और सेल क्या होगा, 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेल अपना डिवीजन करने से पहले ऐसा क्या क्या चीज करता है, वो हम लोग यहाँ के पॉइंट की हेल्प से क्या करेंगे, समझेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे एक सेल बनाया है। ये सपोज कीजिए कि ये सेल जो है वो पेरेंटल सेल है। ये पेरेंटल सेल जो है वो कहाँ पे इंटर करने वाला है, सेल डिवीजन में इंटर करने वाला है। तो सेल डिवीजन में मतलब अपने आप को वह 1 से कितना करने वाला है, 2। और जब 1 से 2 या 2 से 4 करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले तो वो अपने आप को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। मतलब अपने आप को उस तरह से तैयार करेगा कि वो मेनली अपने आप को 1 से 2 में या 2 से 4 में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो ये सेल जो है पहले किस फेज में रहा होगा, पहले तो वो G0 फेज में रहा होगा। वो पहले माइटोजन एंजाइम को कलेक्ट कर रहा होगा, वो सारे कंपोनेंट को कलेक्ट कर रहा होगा जो उसको रिप्लिकेट करने के लिए क्या है, जरूरत है। तो वह G0 फेज से कहां से पे आ जाएगा, G1 फेज में। मतलब G0 फेज से वो अब डिवीजन एक्टिव हो जाएगा। पहले वो डीएक्टिवेट था, अब वो एक्टिव होकर किस में आ जाएगा, G1 फेज में। अब यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे इसका पहला फेज क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो हमने इंटरफेज के फर्स्ट फेज में यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। यही पॉइंट से आपके मेडिकल एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि ये टर्म्स किस फेज में आएगा, ये फेज, ये प्रोसेस होगा वह सेल के किस साइकिल में कंप्लीट होगा। तो मेनली हम लोग को ये सारे टर्म्स को यहाँ समझना है कि G1 फेज में सेल जो है वो क्या क्या चीज करेगा। तो G1 या गैप 1 फेज में सेल जो है वो सिंथेसाइज करेगा बहुत सारे एंजाइम्स को, जैसे पॉलीमरेज हो गया, हेलिकेज हो गया, टोपोआइसोमरेज हो गया। ये बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो मेनली डीएनए के रिप्लिकेशंस के लिए या सेल के अदर कंपोनेंट्स को बनाने के लिए ये एंजाइम क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे एंजाइम कहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएंगे, हम लोग के G1 फेज में। सेकेंड यहाँ पे बात है कि सिंथेसाइज प्रोटीन।
जो भी प्रोटीनस कंपोनेंट्स है जो राइबोसोम सिंथेसाइज करता है वो सारे कंपोनेंट किस फेज में कंप्लीट हो जाएंगे, G1 फेज में। तो वही बात लिखा गया है, सिंथेसाइज प्रोटीन mRNA, tRNA और rRNA। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA, tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर RNA और rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल RNA। मतलब ये तीनों तरह के जो RNA होते हैं ये सब किस में सिंथेसाइज हो जाएगा, G1 फेज में। उसके बाद है ATP सिंथेसाइज। ऑब्वियस सी बात है कि सेल को रिप्लिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग का जो मेन सोर्स है एनर्जी वो क्या चीज़ का है, एटीपी का है। तो एटीपी का सिंथेसाइजिंग भी जो सेल करेगा वो किस फेज में कंप्लीट कर लेगा, वो कंप्लीट कर लेगा आपका G1 फेज में। उसके बाद है बहुत सारे ऐसे शुगर हैं जो हम लोग के सेल के अंदर पाए जाते हैं, तो वो सारे सेल के जो शुगर के कंपोनेंट है वो भी सब कहाँ पे आ जाएगा, मेनली आ जाएगा हम लोग के G1 फेज में, जिसमें पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर तो आप समझ ही रहे होंगे, C5H10O5 ये जो हो गया हम लोग का पेंटोज शुगर का फार्मूला हो गया। उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो डीएनए होते हैं उसमें 4 तरह के नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। वो हम लोग सब आगे देखेंगे। तो वो सारे नाइट्रोजिनस बेस कहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएंगे, G1 फेज में। उसके बाद है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के इनसाइड क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं और सबका अपना अपना फंक्शन है। तो वो सारे सेल ऑर्गेनेल भी किसमें सिंथेसाइज हो जाएंगे, G1 फेज में। उसके बाद बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल एग्जाम में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि सेल साइकिल के किस फेज में सेल जो है अपना साइज को इंक्रीज कर लेता है। तो आपको याद रखना है कि वह कौन सा फेज होगा, G1 फेज। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द साइज ऑफ सेल एंड ग्रोथ ऑफ सेल आल्सो टेक प्लेस इन G1 फेज। मतलब कि जो सेल है वो अपने आप को, ऑब्वियस सी बात है कि इसको 1 से 2 बनना है तो पहले तो अपने आप को बड़ा करेगा, क्लियर है, और सारे कंपोनेंट को उसमें सिंथेसाइज करेगा और तब जाके क्या होगा, 1 से 2 में बटेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो G1 फेज है उसमें क्या होगा कि मेनली सेल अपना साइज को इंप्रूव कर लेगा, सारे सेल ऑर्गेनेल को सिंथेसाइज कर लेगा, एटीपी को सिंथेसाइज कर लेगा, शुगर को सिंथेसाइज कर लेगा, नाइट्रोजिनस बेस को सिंथेसाइज कर लेगा। मेनली हम लोग का आरएनए के सारे कंपोनेंट यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएंगे, और जो एंजाइम रिक्वायर्ड है डीएनए के रिप्लिकेशंस वगैरह के लिए वो सारे जो कंपोनेंट्स है वो सब किस में कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ के G1 फेज है। मतलब इस फेज में हम लोग का ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब इतना चीज कंप्लीट करने के बाद जो सेल है वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, अब यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे पहुंच गया है। मतलब पहले यह G0 फेज में था, अब कहाँ पे आ गया है, G1 फेज में। अब जब ये G1 फेज में आ गया तो ये सारा चीज़ कंप्लीट कर लेगा अपने सेल के अंदर में, और जब इसका सारा चीज़ें सिंथेसाइज हो जाएगा तब ये कहाँ पे एंटर करेगा, इस फेज में। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि सेल जो है वो इस फेज में क्या करेगा। तो हम लोग देखते हैं इस फेज में सेल का प्रॉपर्टीज। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम लोग को देखना है कि जो इस फेज में जब सेल्स जो होता है जब इंटर करता है तो उसके इनसाइड जो होता है वो कौन कौन सा एक्टिविटी जो होता है वो परफॉर्म होता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब सेल G0 फेज से G1 फेज में आता है, और जब G1 फेज में बहुत सारा एक्टिविटी हुआ हम लोग अभी देखें। अब जब G1 फेज से जैसे वो S फेज में आता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जो मेनली G1 फेज में नहीं होते हैं। तो देखिए इस फेज में अब क्या होता है, तो मेनली इस फेज में जो सेल होता है उसके इनसाइड डीएनए होता है। तो जो डीएनए होता है वो अपने आप को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है, मतलब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि सेल के किस साइकिल में जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो कंप्लीट होता है। तो आपको क्या बोलना है, इस फेज में कंप्लीट होता है, क्लियर है। सेकेंड इसमें पॉइंट है कि यदि कोई एनिमल सेल है, तो उसके इनसाइड सेंट्रियोल होगा, और सेंट्रियोल का जो रिप्लिकेशन होता है वो भी किस फेज में होता है, वो भी मेनली होता है इस फेज में। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स जो होता है वो एब्सेंट रहता है। आप सेल चैप्टर यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो सेंट्रियोल होते हैं वो मेनली प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा, एनिमल सेल में रहेगा। तो इसका रिप्लिकेशन किस फेज में होगा, एस फेज में। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि किस फेज में सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन होता है। तो आपको क्या बोलना है, एस फेज में कंप्लीट होता है। उसके बाद याद रखना है कि जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मान लीजिए, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होगा उसमें इस तरह के प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन है और अदर शुगर कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे
शुगर के भी कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज होंगे, एस फेज में। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज इफ ऑर्गेनिज्म आर मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। मल्टीसेलुलर करने का मतलब मोर देन वन सेल, और यूकैरियोटिक करने का मतलब प्रेजेंट ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म याद रखिएगा, ह्यूमन सेल हो गया। इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये सारे कंपोनेंट कहाँ पे सिंथेसाइज होंगे, वो डायरेक्टली सिंथेसाइज होंगे एस फेज में। अब है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो होता है ये सब तरह के सेल में प्रेजेंट रहता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम का मेन फंक्शन होता है आरएनए वगैरह को सिंथेसाइज करने के लिए। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, एस फेज में ही कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे बात याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस फेज का वो ये वाला पॉइंट है कि एस फेज में हम अभी जस्ट फर्स्ट पॉइंट से यदि आप बात कीजिएगा तो एस फेज में डीएनए रिप्लिकेट किया, मतलब डीएनए जो है वो अपना नंबर को क्या किया, डबल किया। लेकिन क्रोमोसोम का जो नंबर रहता है वो एस फेज में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है। ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत साल रिपीट हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, तो ये वाला पॉइंट आपको याद ही रखना है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहता है वो किस फेज में सेम रहता है, लेकिन डीएनए का जो नंबर होता है वो डबल हो जाता है। तो आपको याद रखना है एस फेज। मतलब सपोज कीजिए कि यदि कोई सेल है, जैसे मान लीजिए यदि कोई सेल है, यदि इसमें क्रोमोसोम है, इस तरह से बात क्लियर है, यदि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें लिखा गया है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड करने का मतलब 2n नंबर होना चाहिए, हैप्लॉयड मतलब होता है n, तो ये हो गया डिप्लॉयड हो गया, ये हो गया हैप्लॉयड हो गया। तो यहाँ पे बात डिप्लॉयड सेल में है, तो डिप्लॉयड सेल में ये कंडीशन अप्लाइड है। तो इसमें जो होता है यदि डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए का नंबर क्या रहेगा, डबल हो जाएगा। मतलब डीएनए जो है यहाँ से एक और डीएनए इसमें सिंथेसाइज हो सकता है। बात क्लियर है। इस फेज में क्या होता है, डीएनए का नंबर जो होता है वो डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम जो था वो 2n था, तो 2n ही प्रेजेंट है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ डीएनए का जो नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इन एस फेज क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 2n है, तो 2n ही रह गया, बट डीएनए कंटेंट हैज डबल इन द केस ऑफ डिप्लॉयड सेल। मतलब जो डीएनए का जो कंटेंट होगा, जो नंबर होगा, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। किस फेज में, एस फेज में। तो यहाँ तक हमने देखा, हम लोग ने देखा कि जब G1 फेज में आया था तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह, उसमें बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल वगैरह सिंथेसाइज हुए। फिर ये एस फेज में ये सारे फेज को कंप्लीट कर लिया सेल ने। अब सेल अब कहाँ एंटर करने वाला है, G2 फेज में। तो G2 फेज को समझने से पहले आप G1 फेज को याद रखिए कि G1 फेज में जो जो चीज़ का सिंथेसाइजिंग हुआ था, जो जो कंपोनेंट्स बना था, वो सारे कंपोनेंट्स का ही क्या होगा, चेकिंग होगा। मतलब वो सारे कंपोनेंट्स फिर से सिंथेसाइज हुए कि नहीं, कौन कितना अमाउंट में बना कि नहीं। इसीलिए हम लोग G2 फेज को चेक पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। G2 फेज को किस नाम से जाना जाता है, चेक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब G2 फेज में क्या क्या चीज सिंथेसाइज होता है वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है ट्यूबुलिन प्रोटीन आर सिंथेसाइज एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जितना समझ सकते हैं ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि किस फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है या स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम शुरू में बता दिए थे कि हम लोग क्या करना है, एक सेल से 2 सेल बनाना है। क्लियर है। तो 2 सेल जो बनाना है तो हम लोग को क्या करना है, दोनों से, जैसे मान लीजिए कि घर को बीच में से बांधना है रस्सी से और उसको ऐसे खींचना है कि वो दोनों क्या हो, एकदम सेंटर से क्या हो, 2 भाग में डिवाइड कर जाए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, उस रस्सी को तो बनाना पड़ेगा ना। तो जो रस्सी को बनाने का जो काम होता है वो कहाँ पे हो जाता है, G2 फेज में। G2 फेज जो है, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन को बनाया है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागा की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम है वह सेल को मेनली सेंट्रलाइज करना, जोड़ना और उसको एक फोर्स लगा के दोनों को 2 भाग में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो उस फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे हो जाता है, G2 फेज में। तो इसको याद रखिएगा कि G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। मतलब अगर एक सेल है तो इसके अंदर एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, इस तरह का फाइबर, जिसको हम लोग जो बना रहता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, और इस फाइबर को क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर, जो आगे के टर्म्स में ये समझ में आएगा। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है, जो सेल होता है इसके बाहर की कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है
वो दो तरह के प्रोटीन से बना रहता है। दो तरह का प्रोटीन कौन है? पहला है एक्सटेंसिव प्रोटीन, एक्सटेंसिव प्रोटीन, और दूसरा है इंटेंसिव प्रोटीन, इंटेंसिव प्रोटीन्स। मतलब कि ये दोनों तरह का जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन कहलाता है? प्लाज्मा प्रोटीन। और ये दोनों प्रोटीन कहाँ पे बनता है? वो मेनली बनता है G2 फेज में। तो G2 फेज में यहाँ पे लिखा गया है कि प्लाज्मा प्रोटीन को क्या किया जाता है? सिंथेसाइज किया जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट है, लार्ज ATPR सिंथेसाइज। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि अब जो सेल है वो सिंथेसाइज के लास्ट फेज में पहुंच चुका है। मतलब अब सेल जो है डिवाइड भी करने वाला है। तो अब जो सेल है वो सिंथेसाइजिंग, जितना हमको स्टोर करना है, जो भी चीज़ को कर लेना है वो अब हमको लास्ट फेज में ही कर लेना है। मतलब अब हमको जितना चीज स्टोर करके रखना है वो हमको अब कहाँ लास्ट हम कर रहे हैं, हम लोग क्लियर है ना। तो यहाँ पे वही सेल कर रहा है कि अब अपना लास्ट अब डायरेक्ट अब रिप्लिकेट ही करने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे इंटरफेज के लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है लार्ज ATPR सिंथेसाइज। मतलब अब घर को बनाना ही है तो ऑब्वियस बात है वहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या हो जाता है? सिंथेसाइज हो जाता है। उसके बाद है RNA आर ऑल्सो सिंथेसाइज। RNA का तो काम पता ही होगा क्योंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड है, और राइबोसोम मतलब राइबोसोम, और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करके रखना है? स्टोर करके रखना है। क्योंकि सेल के हर पार्ट जो होते हैं वो लगभग प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो हर पार्ट को बनाना है तो उसके लिए तो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा ना। तो उसके लिए यहाँ पे RNA का भी सिंथेसाइजिंग क्या होगा? बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस ग्रो इन अ साइज। जो न्यूक्लियस है अपना साइज को क्या करेगा? बड़ा करेगा। ठीक है ना। मतलब ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि किस फेज में, सेल के किस फेज में जो न्यूक्लियस अपना साइज को इंप्रूव करता है या बढ़ाता है? तो आपको क्या याद रखना है? G2 फेज में। क्लियर है। इस समय एनर्जी का स्टोरेज बढ़ जाएगा। अभी जस्ट बताए थे कि अब क्या करने वाला है? लास्ट फेज में पहुंच गया, अब इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो इसके लिए अब जितना एनर्जी ये स्टोर कर लेगा वो उसके लिए यूजफुल है ना। तो इसीलिए यहाँ एनर्जी का स्टोरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब यहाँ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अदर सेल ऑर्गेनेल। जैसे हम लोग देखे थे कि जो G1 फेज था उसमें भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल सिंथेसाइज हुए थे, लेकिन किसी कारण बस कोई सेल ऑर्गेनेल प्रॉपर बेसिस पे सिंथेसाइज नहीं हो पाया, कहीं पे एनर्जी वहाँ पे नहीं बना, तो वो सारे चीज़ को फिर से रीसिंथेसाइज किया जाएगा। मतलब यहाँ पे बोले ना कि यहाँ पे बोला जाता है, इसको चेक पॉइंट इसीलिए कहा जाता है कि G1 फेज में सेल ऑर्गेनेल या कुछ भी चीज़ सही से बना या नहीं बना, यदि नहीं बना तो वो G2 फेज में उसको सही रूप से क्या कर लेना है? बना लेना है। तो वही यहाँ पे लिखा गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ अदर सेल ऑर्गेनेल। कुछ सेल ऑर्गेनेल में भी समथिंग हो सकता है कि वो G1 फेज में ना रिप्लिकेट कर पाया हो या फिर वो ना सिंथेसाइज हो पाया हो, तो वो सारा चीज़ को सिंथेसाइज किस फेज में कर लिया जाएगा? कंप्लीट कर लिया जाएगा G2 फेज में। तो G2 फेज में जब ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, ठीक है, G1 फेज में मेनली प्रोटीन या शुगर्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स बने, सेल ऑर्गेनेल बने, और भी बहुत सारे चीज़ बने जो हम लोग देखे, वो सारा चीज़ बना। फिर हम लोग इस फेज में देखे कि ये DNA वगैरह रिप्लिकेट किया, क्रोमोसोम का नंबर सेम रह गया, कुछ हिस्टोन प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज हुआ, ये सारे चीज़ यहाँ पे बन गए। ठीक है। और इस फेज में जो भी चीज़ G1 फेज में बना था उसका कुछ कंपोनेंट यहाँ पे रीसिंथेसाइज हुए, इसीलिए हम लोग इसको चेक पॉइंट बोले। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग का जो इंटरफेज का जो प्रोसेस था, जो रेस्टिंग फेज का और प्रिपरेटिव फेज का जो प्रोसेस था, वो यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है। और अब जो सेल है वो अब डायरेक्ट डिवाइड करने वाला है। मतलब सेल का 90% जो एक्टिविटी, जो 90% जो उसका स्पेस था, जो प्रोसेस था, वो इसके इंटरफेज में कंप्लीट हुआ। और ये फेज मेनली अब कंप्लीट कर चुका है सेल। अब सेल, ये जो सेल यहाँ से यहाँ आया था, अब ये सेल फिर यहाँ पे आया, अब ये यहाँ पे आ चुका है सेल। अब ये सेल जो है, अभी तक तो एक ही सेल दिख रहा है, अब ये डायरेक्ट कहाँ पे एंटर करने वाला है? एम फेज में, मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज में। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज को नेक्स्ट वीडियो में फिगर के हेल्प से समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फेज में कौन सा फेज में किस तरह से सेल जो है वो अपने आप को डिवीजन करता है, या फिर किस फेज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो सारे टर्म्स के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आई होप